इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। आप अपने स्तर से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। लेकिन आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। एनपीसीआई क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है, उसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना होता है। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब क्या है? अपडेट इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि हाई स्कूल में डाटा अलग होता है, आधार कार्ड में कुछ अलग होता है। और कभी कभी ये होता है कि आधार कार्ड बहुत पुराना होता है, 8 साल 10 साल पहले का, तो उनका आधार कार्ड कह लीजिए कि अपडेट होना कंपलसरी होता है, तभी आपका कह लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप मोबाइल फोन से भी फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है। एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब देखिए, आप किसी भी कोर्स में होंगे, मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में करिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो इसके लिए भी आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा। तो फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अदरवाइज अगर आप किसी कोर्स के सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, कई कोर्स 4 साल के होते हैं, मतलब आप किसी साल हैं, आपने 1 साल फॉर्म फिलअप कर लिया है फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में, जब भी फिलअप किया हो 1 साल, अब दूसरी बार आप उसी कोर्स में फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको केवल रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश फॉर्म के लिए कैटेगरी, अगर मान लीजिए कि आप पहली बार किसी कोर्स में या फिर 11 में होंगे या फिर 9th में होंगे या फिर मान लीजिए 10th में ही हैं, आपने कह लिया कि 9th में फॉर्म नहीं भरा था, तो इस केस में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस वीडियो में हम कह लिए कि रिन्यूअल करके देखेंगे एक स्टूडेंट का कि रिन्यूअल कैसे करना होता है, एनपीसीआई का सत्यापन वहाँ पे कैसे होगा, आधार का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको लाइव बताई जाएंगी। ठीक है, अगर आप किसी फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट से फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसका भी प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में ही बताया गया है। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, कि हो सकता है कि बाद में आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या हो, कोई डाउट्स हो, तो आप जाकर के वीडियो वगैरह को देख लेंगे, या फिर आगे की स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी वो सारी जानकारी, आपका स्टेटस हो गया, करेक्शन हो गया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो यहाँ पे रिन्यूअल और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ से मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लिक रहना होता है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके थोड़ा देर छोड़ देना होता है। फिर यहाँ पे साइड में इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होगा, कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना होता है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। 4 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन आपका आएगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, 11-12 के बच्चों के लिए है, तीसरा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, यानी कि 9 को छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए, 11 को छोड़ दीजिए, 12 को छोड़ दीजिए, उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, बीटीसी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, जो भी कोर्स कर रहे हो उन सब के लिए तीसरा ऑप्शन होता है। तो इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देना हूं। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और कुछ बेसिक से डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल आपने कब पास किया था, तो उसके बाद से आपको नया पासवर्ड वहाँ पे जनरेट करके दे दिया जाएगा। देखिए मेरे पास मान लीजिए कि सारे डाटा हैं, सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सबमिट सारी चीज़ें फिलअप करके मैं सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके दिखाता हूँ। कभी कभी यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, कभी कभी सर्वर की समस्या रहती है तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे केवल एक ऑप्शन, जब आप रिन्यूअल वाली कैटेगरी में आएंगे तो केवल एक ऑप्शन यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से जब मान लीजिए कि आप फ्रेश फॉर्म भरते हैं तो जब आप फ्रेश फॉर्म के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन में जाएंगे तो उसी प्रकार से एक ही ऑप्शन आपका ग्रीन रहेगा, और सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं। सभी कैटेगरी के बच्चों की बात करें, SC ST OBC जनरल, किसी में कहिए कि बैंक का ऑप्शन नहीं आएगा, बताएगा कि हाँ आपका आधार कार्ड की सहायता से डायरेक्टली पैसा भेज दिया जाएगा। सभी कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म इस बार अलग तरीके से फिलअप हो रहा है, तो सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे कंप्लीट है। फिर दूसरा है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर यहाँ पे डाले। ठीक है, ये भी इनका कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। फिर तीसरा भी दिखा रहा है कंप्लीट है, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु। फिर चौथा यहाँ पे दिखा रहा है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सारी चीजें आपको कैसे कंप्लीट करनी है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इनका भी एनपीसीआई की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा था, कल इसमें समस्या आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, जाकर के बैंक से एनपीसीआई अपना मैप्ड कराया, फिर से वो लिंक तो दिखा रहा था, एक्टिव दिखा रहा था, फिर से उन्होंने अपडेट कराया और उसके बाद से इनका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके ये करिए कि वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई किसी प्रकार की समस्या वगैरह आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बैंक में जा करके, और बैंक में जाएंगे तो कह देंगे कि मेरा एनपीसीआई एक्टिव तो दिखा रहा है लेकिन एक बार आप अपडेट कर दीजिए, तो अपडेट कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है, जाते हैं बैंक वाले कह देंगे हाँ यहाँ सारी चीज़ें सही है, वो फिर रिटर्न चले आएंगे, तो वहाँ से आपको
थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। अब चूंकि ये नहीं है कि हाँ ऑनलाइन कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो आपका सही हो जाएगा, ये करना तो आपको अपने स्तर से ही है। अब जैसे भी आप करें बैंक में जितनी दौड़ धूप करें। फिर यहाँ पे आधार नंबर में अगर आपकी समस्या आ रही है, यानी कि आपका डाटा कुछ गलत है या आधार में और हाई स्कूल के मार्कशीट में, या फिर आपका मोबाइल नंबर वगैरह लिंक नहीं है, या फिर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, ठीक है, या फिर कहिए कि आपका आधार अपडेट नहीं है, कई साल 5 साल 8 साल 10 साल पुराना है, तो इस प्रकार से इसमें समस्या आती है। अदरवाइज सारी चीज़ें अपडेट है तो कोई यहाँ पे समस्या नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस 4 ऑप्शन इनके कंप्लीट है। अभी ये ग्रीन नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं और क्यों ओपन नहीं हो रहे हैं? अभी जो ये ऑप्शन कंप्लीट होगा ना, मेन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये ऑप्शन जब कंप्लीट होगा तो ये सारी, हालांकि मेन तो सभी चीजें होती है, लेकिन ये आपका जो नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि करना आपको सभी स्टेप कंप्लीट रहता ही है कि सभी करना है, लेकिन जब इसको करेंगे आप तो ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र को कहिए कि संशोधित करें, उस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 प्रकार के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा शैक्षणिक, तीसरा निजी, चौथा शुल्क संबंधित और 5वां गत वर्ष। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे कह भी रहे थे कि सर मेरे में पता नहीं क्यों बैंक का जो डिटेल्स है वो नहीं आ रहा है, मैं बैंक चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके में बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है आधार कार्ड की सहायता से आपका, इसीलिए आधार ऑथेंटिकेशन कराया जा रहा है। तो किसी में बैंक का ऑप्शन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। तो आपको अगर बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जब आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे ना तो उसमें आपका मेंशन होकर आएगा कि हाँ आपका जो पैसा है आधार सीडेड बैंक अकाउंट में चला आएगा। तो इसमें आपको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आया है शैक्षणिक, निजी, शुल्क संबंधित, गत वर्ष, तो स्टूडेंट्स देख के घबरा जाएंगे कि यहाँ पे तो बैंक का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। और काफी सारे स्टूडेंट्स में आ रहा है, वो सोचेंगे कि मैं भरने जा रहा हूँ तो मेरे में आ रहा है और इसमें तो दिखा रहे हैं सर कि आ ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका शैक्षणिक, यहाँ से आपको कहिए कि रिन्यूअल करना होता है, संशोधन करना होता है। अब देखिए शैक्षणिक में आपको क्या क्या फिलअप करना होता है वो ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा कभी कभी ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है कभी कभी। अब देखिए यहाँ पे है, पहला है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो आपका वो पहले से ही ऑलरेडी, चूंकि आप रिन्यूअल करना है तो पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर पाठ्यक्रम का नाम, अब देखिए आपके में पाठ्यक्रम का नाम जैसे इनका बीए दिखा रहा है, अगर आपके में पाठ्यक्रम का नाम नहीं दिखा रहा है, सिलेक्ट का ऑप्शन केवल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज से अपडेट होती हैं, कॉलेज से कुछ डाटा अपडेट होता है, फिर वो अपडेट होता है तो जब आपके यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट फिर से अपडेट होती है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। जैसे कि शुरू में आपने देखा होगा बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी इस चीज़ को लेकर के, और चूंकि बच्चों के पास ये जानकारी रहती नहीं है कि होती कैसे है, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, और बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं, इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये आपका अगर नहीं, अभी मान लीजिए अभी फिलहाल में भी अगर आपका सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं, मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है अगर कोर्स वगैरह, तो आप खुद से नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, खुद से वो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट होकर डायरेक्टली आ जाता है। अगर रिन्यूअल की बात करें तो, फ्रेश की बात करें तो फ्रेश में सिलेक्ट हो जाता है आसानी से, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम, मतलब कि वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है आपका, तो वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। फिर पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, तो वर्ष और अवधि में देखिए यहाँ पे है आप सेकेंड ईयर में है, जैसे कि मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि इस बार आपने फ्रेश फॉर्म भरा है तो यहाँ पे 1 दिन रहेगा, एक मतलब फर्स्ट ईयर में है, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और 3 साल का आपका कोर्स होता है। तो इनका जो, जिनका मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ वो सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर मतलब 2 साल दूसरे साल में है, तो दूसरे साल में है और 3 साल का कोर्स होता है। अगर मान लीजिए कि आप तीसरे साल में है, थर्ड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो 3 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि जिस आप जो कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका किस डेट में एडमिशन हुआ था, तो ये आपका पहले से आपका ऑटो फिल रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक चीज आ गया आपका कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, और वर्तमान सत्र मतलब इस बार आपका, जब आप सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो इस बार आपका एडमिशन कॉलेज में किस डेट में हुआ था, आपके लिए जो आपने फीस जमा की होगी उस रसीद पे होगा। या फिर अगर आपको नहीं मालूम है, इसलिए कि इसमें कुछ बच्चे डाटा गलत कर देते हैं, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, वहां से पूछेंगे कि सर एडमिशन की डेट क्या थी, क्या भरना है, तो बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपको एडमिशन की डेट होगी वो भर देना है। फिर यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का कहिए कि पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अगर पॉलिटेक्निक की बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर, बीए में आप कहिए का रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर 11-12 के लिए कर रहे हैं तो जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भरना होता है। अगर आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको कहिए कि जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग नंबर भी भर देंगे तो आपका डाटा सही माना जाएगा, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपका, कौन सा बोर्ड है। फिर राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी अगर आपके है तो ये कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं, देखिए यहाँ पे रेड नहीं बना है ना, तो ये मैंडेटरी आपका कंपलसरी नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कैप्चा भरना है, फिर यहाँ पे टिक करना है, फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए एक एक फिलअप कर, एक एक में सारी चीजें यहाँ से देखिए, जो छठा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से फिलअप करना है, 5/9/2022 से आपको दिख रहा होगा, तो यह सारी चीजें मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ, फिर आपको सारी चीजें दिखाता हूँ।
अब देखिए सारी चीज़ों को भरने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बोर्ड का, यानी कि यूनिवर्सिटी का, उसके बाद से आपका जो यूनिवर्सिटी है और जो आपके एडमिशन की डेट है, सारी चीज़ों को भरने के बाद कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे टिक कर देना होता है और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये अब आपका डाटा कहिए कि सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, मतलब कि आपने जो शैक्षिक वाले ऑप्शन है उसको अब आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे आपका दिखा देगा सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि जो शैक्षणिक वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब आपको निजी वाले ऑप्शन में आना है। अब देखिए निजी वाले ऑप्शन में आपको क्या क्या फिलअप करना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये आपका कहिए कि शैक्षणिक वाला अपडेट हो गया। अब निजी वाले देखिए क्या छात्र छात्रा के पिता साक्षर है यानी कि पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, ठीक है, लिटरेट है या फिर इलिटरेट है। तो पढ़े लिखे होंगे तो यस कर देना है, अदरवाइज अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे तो नो कर देना है। पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने कोर्स क्या किया है, कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि इनके है कि इनके पिताजी 12th तक पढ़े हुए हैं। अगर आपका मान लीजिए आपके पिताजी जितने भी पढ़े होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपकी वही चीज़ें माता जी के बारे में पूछी जाएंगी कि पढ़ी लिखी हैं या फिर नहीं, पढ़ी लिखी हैं तो कितनी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना हो जहाँ तक वो पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है। ये चूँकि 8 तक पढ़ी हुई है, 6 से लेकर 8 तक। उसके बाद से यहाँ पे सारे ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। जितने भी ऑप्शन दिख रहे होंगे इस पे आपको टिक कर देना है, इससे ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है आपको। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर टिक करके और फिर सबमिट अपडेट कर देना है, ठीक है। 81, फिर इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। अब ये भी आपका ऑप्शन कहिए कि एक सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा कभी कभी देखिए सर्वर में समस्या रहती है, वेबसाइट कभी कभी सही से वर्क नहीं करती है, थोड़ा सा कभी कभी समय लग जाता है आपको, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए निजी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब क्या करना है आपको निजी वाले ऑप्शन के बाद से शुल्क संबंधित में आपकी फीस कितनी लगती है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है बच्चों के सामने कि सर मैं फ़ीस कितना भरूँ, कितनी लगती है, मुझे नहीं पता है। तो फीस की डिटेल्स के लिए आपका जो एडमिशन डेट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो फीस जमा की होगी, एडमिशन डेट कुछ और भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है फीस जमा करने की डेट और एडमिशन की डेट। तो फीस जमा करने की डेट से तो मतलब नहीं है, फीस कितनी लगी है। तो मान लीजिए कभी कभी ये होता है कॉलेज वाले आपसे ज़्यादा फीस ले लेते हैं, आपकी प्राइवेट कॉलेज है तो, ठीक है। तो इस केस में आपको कॉलेज से पता कर लेना है कि सर मुझे फीस वाले ऑप्शन में क्या भरना है। वो जो बताएंगे ये नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मेरा फीस गलत हो गया है, कैसे होगा। तो अब आपको आगे चल के करेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। करेक्शन के बारे में पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया है, यानी कि उसकी डेट्स वगैरह हर एक चीज़ बता दी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो जो भी जानकारी वगैरह अपडेट आती रहती है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो जो भी आपकी फीस होगी यहाँ पे, वो फीस क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर में जितना दिया होगा उसी हिसाब से यहाँ पहले अपडेट होगा, तो वही फीस का डाटा होगा तो वही अपडेट कर देना है। अदरवाइज अगर आपका दूसरा होगा कॉलेज वाले बताएंगे तो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि इनका यही है 4,858 रुपये, तो यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, जो कैप्चा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे टिक कर देना है। टिक के बाद से थोड़ा सा देखिए इधर कर ले। अब देखिए यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद से फिर अपडेट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये भी ऑप्शन आपका जो शुल्क वाला ऑप्शन है, ये भी अब ऑप्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप जो लास्ट स्टेप बचा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब जब भी आपका अपडेट होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट करके आ जाएगा आपका कि आपका हाँ अपडेट हो गया, ठीक है। ये भी चीज़ अपडेट हो गया आपका फीस वाला ऑप्शन भी। अब है गत वर्ष वाला। गत वर्ष वाले में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी होता है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि बैंक वाला विवरण अगर आपका आ नहीं रहा है, यहाँ पे बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करने लगते हैं कि सर मेरे में तो बैंक वाला ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे भरूँ, बैंक मुझे चेंज करना है। तो आपका आधार कार्ड की सहायता से ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। अगर आपके में बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए गत वर्ष के परीक्षाफल में यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे कि इनकी बात करें, जैसे कि इनका मान लीजिए कि अगर रिजल्ट की बात करें तो इनका एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, ठीक है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है। तो इनको इस केस में क्या भरना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी बैक वगैरह लगी है तो आपको प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करना होता है, ठीक है। ये आपका जो चौथा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट मार्क्स। जैसे आपने देखा होगा कोविड के चलते या फिर कभी कभी ये होता है कि आप डायरेक्टली प्रमोट कर दिए जाते हैं, आपको मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाता है। तो इसको इसमें आपको प्रमोटेड विदाउट मार्क्स भरना है। अगर आपका रिजल्ट एक सेमेस्टर का आया है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है, या फिर कहिए कि दोनों सेमेस्टर का मान लीजिए कि नहीं आया है और आपका मान लीजिए डेट निकला जा रहा है, तो इस केस में आप रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर का ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए कि एक सेमेस्टर का तो आ गया है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है और पता चले कि डेट ज़्यादा दिन तक है अभी, तभी आपको अभी नहीं भरना है। जब लास्ट डेट का आपको इंतजार करना है, हो सकता है कि उससे पहले रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आता है तो इस केस में आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करके आपको यहाँ पे और फिर बाद में लेकिन आपको करेक्शन कराना पड़ता है। ये जो आपका
फॉर्म रहेगा। हालांकि आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होगी सारी चीज़ें, लेकिन जब करेक्शन की डेट आएगी और उसके पहले आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद से फिर से एक बार आपको करेक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। फिर गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में देखिए यहाँ पे आपका एक आएगा सेमेस्टर प्रणाली, जैसे कि जिनका भी रिजल्ट CGPA SGPA में आता है, ठीक है, तो उनको कह लिए कि सेमेस्टर प्रणाली। अब जाहिर सी बात है अभी फिलहाल में जितने भी कोर्सेज वगैरह है सबका एग्जाम सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। तो सेमेस्टर प्रणाली चूज करेंगे और यहाँ पे आपका CGPA की SGPA, ठीक है, तो इसमें आपको CGPA चूज करना है, ठीक है, SGPA नहीं चूज करना है। CGPA में आपका ओवरऑल रिजल्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके रिजल्ट पे रहता है, मान लीजिए कि आपके दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो दोनों सेमेस्टर का जो रिजल्ट, मान लीजिए कि एक में CGPA 7 है और दूसरे में भी CGPA, मतलब दोनों सेमेस्टर में 7-7 है, 14 है, तो 7-7 करके उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना होता है। जितना भी आपका 7.9 रहे, 8.9 रहे, 6.5 रहे, जितना भी आपका दोनों सेमेस्टर का CGPA रहे उनको ऐड कर लेना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये हो गया आपका। और उसके बाद से वो आपका कह लीजिए कि आपने कितना पाया है, आपका प्राप्तांक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गत वर्ष का प्राप्तांक जो दिख रहा होगा उसमें हो जाएगा अगर आप CGPA प्रणाली चूज करते हैं तो। और पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, टोटल यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका मान लीजिए कि CGPA फॉर्म में आपका रिजल्ट नहीं आता है, नॉर्मल रिजल्ट आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 500 में 300 पा लिया, जैसे कि हाई स्कूल का आता है, इंटरमीडिएट का आता है, तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली चूज करना होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए अगर आपका नॉर्मल रिजल्ट आता है ना, जैसे कि 500 में 300 आपने पा लिया, CGPA SGPA फॉर्म में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको वार्षिक चूज करना है। भले ही आपका जैसे पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे उनका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, लेकिन उनको भी यहाँ पे वार्षिक चूज करना होता है, ठीक है। उनका वार्षिक में इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली चूज कर लेता है। लेकिन अगर आपका CGPA SGPA फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है तो उस केस में आपको सेमेस्टर प्रणाली चूज करना होता है और यहाँ पे आपको CGPA चूज करना होता है। और यहाँ पे गत वर्ष में आपको जो भी आपका CGPA है दोनों सेमेस्टर का उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना होता है, उसका जो टोटल आता है वो यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक सेमेस्टर में 7 है, एक सेमेस्टर में फिर से 7 है, तो 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद से 7 तो ये आ जाएगा, प्राप्तांक आपका हो जाएगा। पूर्णांक में कितना रहेगा, टोटल आपका 10 रहेगा। यहाँ पे आपका पूर्णांक में टोटल में गत वर्ष का पूर्णांक टोटल 10 रहेगा। ये तो आपका CGPA SGPA के लिए हो गया। अगर नॉर्मल आता है, जैसे इनके रिजल्ट की बात करें तो इनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, इनका यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, पहले एक एक ऑप्शन हम करके आते हैं। यहाँ पे इनका जो ऑप्शन दिख रहा होगा इनको करना होगा रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे इनका सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है, सेमेस्टर आपको चूज करना है। फिर इनका CGPA प्रणाली होता है, ठीक है, CGPA प्रणाली में उसके बाद से यहाँ पे आपका गत वर्ष का प्राप्तांक आया है तो ये जो पिछला है वो भी रहने दे सकते हैं आप, इसे कभी आपको करेक्शन कराना ही पड़ेगा। बिना करेक्शन के आपका फॉर्म करिए कि फाइनल सबमिट यानी कि कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये तो आपको इस तरीके से सबमिट हो जाएगा, कॉलेज में आप जमा कर देंगे, फिर जब करेक्शन की डेट आएगी उस बीच आपको करेक्शन कराना होगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म भरने की डेट आगे तक है तो इस केस में आपको वेट करना है अपने रिजल्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना CGPA फॉर्म में जो भी आपका डाटा होगा उसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, कितना परसेंट आपका बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आपका जो कहिए कि शिक्षा संस्थान है उसका नाम रहेगा, यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी करना है, यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये जो आपका गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक है इसको आप अगर आपका दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप जैसे पहले वाला था वैसे ही रहने देंगे, इसलिए कि आपको आगे चल के इसको करेक्शन कराना ही कराना होगा। अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप सोचते हैं कि करेक्शन नहीं कराएंगे तो बहुत रेयर केस में से कुछ बच्चों के साथ होता है कि DW वाले वेरीफाई कर देते हैं उसी सेमेस्टर वाले पे उसी बेस पे, लेकिन अधिकतर 99% बच्चों के साथ ये होता है कि उनका दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए कि ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ मेंशन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता है एक सेमेस्टर का नहीं आया है तो आपका अगर मान लीजिए डेट खत्म हो रहा है तो एक सेमेस्टर वाला भर दीजिए और फिर जब करेक्शन आएगी तो दोनों सेमेस्टर का एक साथ भर के फिर आपको फाइनल करिए सबमिट करके कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया पूरा आपका, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई है, अब आपको एक बार होम पेज पे चले आना है। अच्छा, होम पेज पे आने से पहले एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि इनका मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया है, सेमेस्टर प्रणाली है, CGPA प्रणाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनका ऑटोमेटिक जब अपडेट किया गया, मैंने पिछला आपके सामने अपडेट किया तो यहाँ पे इनका 0-0 हो गया, ठीक है। अभी इसलिए कि इनका रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, अभी रिजल्ट की स्थिति यहाँ पे भरी ही नहीं गई है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 0-0 हो जाएगा। अगर आपके दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कल फॉर्म भरने में और आपको आगे चल के करेक्शन नहीं कराना होगा। अब एक बार आपको होम पेज पे चले आना है। अब देखिए होम पेज के आने के बाद से पहले आपने देखा एक ही ऑप्शन ग्रीन था, अब इनका क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो गया।
अब यहाँ से देखिए क्या करना होगा, यहाँ से देखिए ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली, जब इससे ही आप होम पेज पे आएंगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। पहले आपने शुरू में देखा होगा ग्रीन नहीं थे कोई ऑप्शन, जैसे ही आपने ये ऑप्शन कंप्लीट किया ये ऑटोमेटिकली आपके सारे ग्रीन हो जाएंगे। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको प्रिंट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि कभी कभी ये होता है, कभी कभी क्या, पिछली बार भी मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ा था, तो ये यहाँ पे प्रिंट करने के बाद कभी कभी ऑटोमेटिकली आपका लॉक भी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार और यहाँ पे आप जा करके देख लेंगे, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन में आप जा करके देख लेंगे कि हाँ मैंने जो भी चीजें भरी है सही है या फिर नहीं। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट वगैरह आ गया है, सारी चीज आपके एडमिशन की डेट आपको मालूम है, फीस कितना लगा है मालूम है, सारी चीजें मालूम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके में समस्या है, तो आप एक बार जा करके पूरा डाटा मिलान कर लेंगे कि सारी चीजें मेरी सही है या फिर नहीं। अगर सही है उसके बाद से यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हर बार हो जाता है, किसी किसी बच्चे के साथ हो रहा है। अब चूंकि आपको तो मालूम नहीं है, पता चले कि आपने जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर दिया, पता चले कि डायरेक्टली लॉक हो गया। हालांकि यहाँ से लॉक होना नहीं चाहिए, लेकिन वेबसाइट के एरर की समस्या कह सकते हैं या फिर जो भी कहिए, यहाँ से लॉक हो जा रहा है। तो इस पे जाने से पहले आप एक बार क्या करेंगे, जाकर के एक बार अपना पूरा फॉर्म देख लेंगे कि हाँ सारी चीजें सही है या फिर नहीं। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ तक आपका पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर से ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद से थोड़ा सा मैं आपको कह लिए कि रोटेट करके ये सारी चीजें दिखा दूं। फिर एक नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दूं, यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 कार्य दिवस बाद अवश्य करें, ठीक है। 3 दिन में आपके फाइनल जो कहिए कि हार्ड कॉपी निकलती है, जो आपको कॉलेज में जमा करनी होती है, अन्य डॉक्यूमेंट के साथ, आधार कार्ड के साथ, आय जात की फोटो कॉपी, नेट कॉपी के साथ, मार्कशीट के साथ, रिजल्ट के साथ, जो आपका होता है प्रीवियस ईयर का, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, उनके साथ जमा करनी होती है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पहले, तो आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट हो जाएगा। कभी कभी लॉक हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो ठीक है, नहीं होता है तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे पूरा डाटा अपना मिलान कर लेंगे, फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। और फिर ये जब प्रिंट करेंगे तो ये जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ तक क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। फिर जब यहाँ पे लॉक करेंगे तो ये भी ऑप्शन जो है आपका एप्लीकेशन लॉक, ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। और 3 दिन बाद जब यहाँ पे क्लिक करके हार्ड कॉपी को आप निकालेंगे तो ये ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। और आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो 100% यानी कि फाइनल हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होती है। और फिर आपको रेगुलर आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है कि हाँ मेरा फॉर्म वेरीफाइड हुआ है, कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या फिर नहीं। तो यही स्थिति रहती है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।